नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बजट 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। ये वीडियो जो होगा सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं पीआईबी के मटेरियल से कि पीआईबी ने जो पिक्स जारी किया था या जो चीज़ें पीआईबी के वेबसाइट पर आई थी उसमें क्या क्या है बजट के बारे में वो देखेंगे। ये 10-15 मिनट तक हम ये देखेंगे, 10 मिनट तक मैक्सिमम। उसके बाद आगे के जो 10 मिनट होंगे उसमें हम बजट को देखेंगे एक नज़र में। बजट में क्या क्या चीज़ें की गई हैं, जो ग्राफ्स वगैरह हैं, जो पिक्स वगैरह हैं, कहाँ से पैसा आता है, कहाँ पैसा जाता है, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये अकेला वीडियो होगा बजट का, सभी वनडे एग्जाम्स के लिए 20 मिनट के आसपास का ये वीडियो होगा। हो सकता है थोड़ा सा अधिक भी हो जाए। तो वो पूरा का पूरा बजट जो आपके काम की चीज़ है वो सारी की सारी बातें इस वीडियो में कवर हो जाएंगी। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है लर्न विथ लोकेंद्र। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है मैंने। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बजट 2021 की। तो देखिए, सबसे पहले हम पीआईबी की बात कर रहे थे, तो पीआईबी के ही कुछ पॉइंट से शुरुआत करते हैं। बजट की स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या क्या बातें कही हैं वहां से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बात उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत जो पैकेज था, जो लॉन्च किया गया कोरोना पेंडेमिक के समय में आरबीआई के द्वारा, ये जो और उसके साथ साथ जो आरबीआई ने मेजर्स लिए हैं, ये कुल मिलाकर लगभग हुआ है 27.1 लाख करोड़, 27.1 लाख करोड़ रुपए, यानी कि जीडीपी से 13% अधिक, मोर देन 30% ऑफ जीडीपी। मतलब जीडीपी का जो 13% है उससे भी अधिक खर्चा ये 27.1 लाख करोड़ का जो है ये आत्मनिर्भर पैकेज और आरबीआई के द्वारा जो स्टेप्स लिए गए उसमें खर्चा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें और की हैं। देखिए, सबसे पहली बात है पीएम गरीब कल्याण योजना, 3 आत्मनिर्भर भारत पैकेज, 3 पैकेज दिए गए थे जिसमें कि एक 20 लाख करोड़ वाला था। उसके अलावा जो छोटे छोटे चीज़ें दी गई थी ये, और इसके साथ जो और अनाउंसमेंट सरकार ने कोरोना के समय में किया था, इन तीनों चीज़ों को अगर मिला दे तो 5 मिनी बजट के बराबर ये पूरा का पूरा पैकेज हो जाएगा। एक जो बजट का पूरा पैकेट होता है ना, उसका 5 मिनी बजट आप बना लीजिए, तो वो ये 3 योजनाओं के तहत हो गया। बात करते हैं पहली बात हेल्थ और वेलबींग की। सबसे पहले आप ये समझिएगा कि बजट 2021 जो है इसमें 6 पिलर्स की बात की गई है। 6 पिलर्स कौन कौन से हैं? तो पहला पिलर जो है वो है हेल्थ एंड वेलबींग, दूसरा है फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ एस्पिरेशनल इंडिया, और चौथा जो है वो है री इन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मानव संसाधन जो होता है उसकी बात हो रही है, और इनोवेशन और आर&डी, रिसर्च और डेवलपमेंट पर, नवाचार पर, ये 5वां पिलर जो है वो नवाचार की बात करता है। और जो 6वां पिलर है वो है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी कि गवर्नमेंट में, सरकार में कम लोग हों मगर जो गवर्नेंस हो, जो शासन हो, शासन अच्छे तरह से चले, इसको कहते हैं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ये 6 के 6 पिलर्स हैं। आपको कम से कम इन 6 का नाम याद रखना है। मैं फिर से बताता हूं, पहला है हेल्थ एंड वेलबींग, स्वास्थ्य से संबंधित, दूसरा है फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, चौथा है री इन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, मानव संसाधन, पांचवा है नवाचार और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, शोध, इनोवेशन एंड आर&डी, और छठा जो है वो है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करें हेल्थ सेक्टर की, तो हेल्थ सेक्टर में बजट 2021 में इंक्रीज हुआ है, और ये काफ़ी इंक्रीज हुआ है। अगर आप आर्थिक समीक्षा 2020-21 की बात करें तो आर्थिक समीक्षा 2020-21 में कहा गया था कि हेल्थ डिपार्टमेंट में जो टोटल का टोटल खर्चा है वो जीडीपी का 1% जो है उसको बढ़ाकर जीडीपी का 2.5% से 3% तक करने की बात की गई थी आर्थिक समीक्षा में। इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ था उसमें उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है, और 94 लाख करोड़ था पिछले साल, उसको बढ़ा दिया गया है। कितना था? 94 लाख करोड़ नहीं, सॉरी, मैं बताता हूँ कितना था, 94,000 करोड़ के आसपास। मैं बताता हूँ एग्जैक्ट डेटा भी अभी आपको। जो डेटा वाली चीज़ें हैं ना वो एग्जैक्ट अभी मैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट में, जो आज ही के वीडियो में होगा, इसी में मैंने मिक्स किया हुआ है। एक बजट एट ए ग्लांस वाला जो वीडियो है उसमें डिस्कस कर लेंगे।
तो ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, स्वस्थ भारत योजना, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। मैंने बताया ना कि 6 पिलर्स हैं। तो पहला पिलर जो था वो हेल्थ एंड वेल बींग था। तो हेल्थ में, स्वास्थ्य संबंधी में एक नई योजना आई है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। इसमें क्या क्या होगा, सबसे पहली चीज होगी कि इसमें वेलनेस सेंटर, सपोर्ट फॉर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होगा। जो हेल्थ सेंटर्स हैं, वेलनेस सेंटर हैं, वो स्टेब्लिश किए जाएंगे। इसके साथ साथ इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब, जितने भी जिले हैं उसमें इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब को सेट किया जाएगा, मतलब स्टेब्लिश किया जाएगा। और क्रिटिकल केयर एंड हॉस्पिटल ब्लॉक्स। इसके अलावा स्ट्रेंथनिंग ऑफ एनसीडीसी। तो ये जो चीजें हैं ये बजट में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना जो है उसमें की गई है। उसके बाद बात करें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, पोषण अभियान के बारे में आपने सुना होगा। तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम और पोषण अभियान दोनों को मर्ज करके, माने एक साथ मिलाकर और एक नई योजना लाई जाएगी जिसको कहा जाएगा मिशन पोषण 2.0। याद रखिएगा, हेल्थ में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के बाद दूसरी योजना जो अनाउंस की गई है वो है मिशन पोषण 2.0। किन दो योजनाओं को मिक्स किया गया है, मर्ज किया गया है? तो पहली योजना है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड पोषण अभियान, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। टू स्ट्रेंथन न्यूट्रिशनल कंटेंट एंड डिलीवरी एंड आउटकम, न्यूट्रिशन वगैरह, पोषण, पोषक तत्व मिले लोगों को खाने के लिए। उसके बाद इंटेंसिफाइड स्ट्रेटजी फॉर इंप्रूविंग न्यूट्रिशनल आउटकम इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स होंगे जहां पर ये लागू किया जाएगा, वहां पर न्यूट्रिशनल आउटकम को, यानी पोषण के बाद जो आउटकम, जो रिजल्ट आता है उसको इंप्रूव करने की कोशिश करनी है इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, जल जीवन मिशन अर्बन। जल जीवन मिशन के बारे में आपने सुना होगा। जल जीवन मिशन जो है ये लोकल और अर्बन दो हो गया। लोकल माने ग्रामीण, लोकल नहीं सॉरी रूरल, रूरल मतलब ग्रामीण और अर्बन माने शहरी। तो जल जीवन मिशन शहरी लॉन्च किया जाएगा जिसमें कि 5 साल के अंदर 2021 से 5 साल और जोड़ लीजिए, टोटल 5 साल में 2.87 लाख करोड़ रुपए का खर्चा करना है। और इसमें क्या होगा, तो 4378 यूएलबीज है। यूएलबी का मतलब होता है अर्बन लोकल बॉडी। अर्बन लोकल बॉडी जो है 4378, इसमें 2.86 करोड़ हाउस होल्ड लोगों को, मतलब 2.86 करोड़ परिवारों को कनेक्शन दिया जाएगा पानी का। उसके साथ साथ लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट होगा 500 अमृत सिटीज में। जो अमृत सिटीज हैं उनमें 500 अमृत सिटीज में लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट होगा। जो खराब गंदा पदार्थ होता है जो लिक्विड में होता है, सीवेज वगैरह से संबंधित चीजें, स्लजेस वगैरह, इनको कैसे मैनेज किया जाए, ये 500 अमृत सिटीज में इस प्रोग्राम के तहत किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। ये क्या है, अर्बन स्वच्छ भारत मिशन को मिशन 2.0। आपने स्वच्छ भारत मिशन के बारे में सुना होगा, प्रधानमंत्री ने लागू किया था। स्वच्छ भारत मिशन में अब एक नया पॉइंट आ गया है, वो है अर्बन स्वच्छ भारत मिशन, यानी शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0। 2.0 मतलब इसका दूसरा एडिशन है। ये कब इंप्लीमेंट किया जाएगा, कितना पैसा इसमें खर्चा होगा, तो टोटल यहां पे आप देख सकते हैं 141678 करोड़ रुपए खर्चा किया जाएगा 5 साल में, यानी 2021 से 2026 के बीच में ये अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत इतना पैसा खर्चा किया जाएगा। इसमें मेन क्या क्या चीजें करनी है, तो आप ये सबसे पहले समझिए मेन चीज क्या है। तो सबसे पहले कंप्लीट फीकल स्लज मैनेजमेंट एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, वही जो मैंने बताया लिक्विड वेस्ट का मैनेजमेंट करना, वो होगा पहला। दूसरा है सोर्स सिग्रीगेशन ऑफ गार्बेज, जो कूड़ा वगैरह है उसको कहाँ पे ले जाना है। रिडक्शन इन सिंगल यूज प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज कम करना है, कई जगह पे बैन भी किया गया है। इससे संबंधित और भी नियम आगे आपको देखने को मिल सकते हैं जिसमें पूरी तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया जाए, क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अनाउंस की गई हैं। एयर पॉल्यूशन से संबंधित चीज़ें भी हैं। मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा सा सुनने में दिक्कत लग रही होगी तो आपके पास ऑप्शन है स्पीड कम करके आप सुन सकते हैं यूट्यूब में। जल्दी जल्दी बोलने से कोर्स जल्दी जल्दी खत्म होगा और कम समय के वीडियो में आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, रिडक्शन इन एयर पॉल्यूशन बाय इफेक्टिवली मैनेजिंग वेस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एक्टिविटीज। जो कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटी होता है, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कहीं बिल्डिंग बन रही है या कहीं बिल्डिंग को गिराया जा रहा है, तो बिल्डिंग अगर आप गिराइएगा तो वहां से धूल निकलेगा, बिल्डिंग जब गिरेगी तो धूल निकलेगा और बहुत सारी चीजें निकलेंगी वेस्ट, जो कि हवा में जाके मिल जाएंगी और फिर वो हवा की क्वालिटी को खराब करेंगी। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो वो
आपका एयर पोल्यूशन होगा। जब घर बनता है या घर कोई बिल्डिंग कोई टूटती है, कोई पुल बनता है या टूटता है, तो उसमें पोल्यूशन होता है एयर का, उसको मैनेज करना है। इसके साथ साथ बायो रिमिडिएशन ऑफ ऑल लीगेसी डंप साइट्स, जितने भी डंप साइट्स हैं जहां शहरों के बाहर आपने देखा होगा कि वहां ले जाकर सारा कूड़ा गिरा दिया जाता है, तो उसको भी सही करना, मैनेज करना। आगे बढ़ते हैं। अर्बन स्वच्छ भारत मिशन के बारे में मैंने बता दिया, इसमें क्या क्या चीजें हैं ये भी बता दी पिक्स के माध्यम से। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए आपको क्लीनर एयर के बारे में पीआईबी का ये पिक्स आप इसमें देखिए। इसमें क्या हुआ है कि एयर पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए, मतलब एयर पॉल्यूशन को समाधान कैसे उसका किया जाए, जो वायु प्रदूषण हो रहा है, उसके लिए 2217 करोड़ रुपए 42 अर्बन सेंटर खोले जाएंगे। मतलब 42 अर्बन सेंटर पर 2217 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि एयर पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाए इसके लिए। इसमें एक नई पॉलिसी आई है जिसको स्क्रैपिंग पॉलिसी कहते हैं। अब स्क्रैप का मतलब होता है जो खराब हो, जो छूट जाता है ना, उसको स्क्रैप कहते हैं अगर सिंपल भाषा में कहें। लेकिन यहां पे स्क्रैपिंग पॉलिसी का मतलब है कि एक वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई गई है। वॉलंटरी का मतलब होता है आपको खुद से ही ये करना है। क्या करना होगा इसमें, मैं अब आपको ये बताता हूं। देखिए, जितने भी 20 साल से अधिक के व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियां हैं जो 20 साल पुरानी हैं, प्राइवेट गाड़ियां जो 20 साल पुरानी हैं, या सरकारी गाड़ियां जो 15 साल पुरानी हैं, इनका फिटनेस सेंटर पे ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट किया जाएगा। और ये आपका वॉलंटरी स्क्रैपिंग पॉलिसी है। आप उसके बाद से गाड़ी चलाना छोड़ दीजिए, मतलब या फिर उसमें जो सुधार करना हो वो आपको सुधार करना होगा, समझ रहे हैं। छोड़ दीजिए मतलब गाड़ी चलाना नहीं छोड़ना, उस गाड़ी को आप रिप्लेस कर दीजिए, या फिर उस गाड़ी में जरूरी मॉडिफिकेशंस करिए कि क्या क्या चीज़ें और इसमें ऐड की जाएं, क्या सिस्टम ऐड किया जाए उस व्हीकल में, ताकि वो व्हीकल जो है वो फिर से पॉल्यूशन का एक जो लिमिट है उसी लिमिट के अंदर वो ऑपरेट करती रहे। आगे बढ़ते हैं। तो ये वॉलंटरी स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में हमने देख लिया। पर्सनल व्हीकल्स के केस में 20 साल और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें 15 साल। कॉमर्शियल व्हीकल जो है उसमें 15 साल। कॉमर्शियल याद रखिएगा, पब्लिक बोल दिया। उसमें आप देखिए क्या क्या करना है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए फंडिंग में क्या क्या करना है। इन्होंने कहा कि ये स्पीच है उनका, आई प्रपोज टू टेक कंक्रीट स्टेप्स टू इंक्रीज फंडिंग फॉर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। इसमें क्या करना है उनको, वो सबसे पहले क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर्स तो बनाने ही पड़ेंगे। यहां पे आपको मैं पूरा बताता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में। देखिए, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP नाउ एक्सपेंडेड टू 7400 प्रोजेक्ट्स, और 7400 प्रोजेक्ट को इसमें जोड़ दिया गया। इसमें क्या क्या करना है, फंडिंग इंक्रीज करनी है बहुत ज्यादा। इट विल रिक्वायर अ मेजर इंक्रीज इन फंडिंग। अब ये फंडिंग को इंक्रीज कहां से करेंगे, तो गवर्नमेंट सेक्टर से करेंगे, उसके साथ साथ ये फाइनेंशियल सेक्टर से भी इसमें इंक्रीज करेंगे। अब इसमें क्या है, 3 स्टेप्स आर प्रपोज टू बी अंडरटेकन। अब इसमें 3 स्टेप आपको लेना है। पहला है क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंसिंग। इसमें क्या करेंगे भाई ये, तो इसमें ये एक बिल टू सेट, एक बिल लाएंगे जिसमें इन्होंने एक नया संस्था ओपन करनी है, वो समझिएगा, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें कितना पैसा लगेगा, तो 20,000 करोड़ रुपए इसमें लग जाएंगे। बजट एस्टीमेट जो है वो है 5.54 लाख करोड़, यानी 34.5% 2020-21 के बजट एस्टीमेट से अधिक है। ये 2020-21 में जो बजट में एस्टीमेट किया गया था उससे 34% अधिक एस्टीमेट इस बार का है इसमें। आगे बढ़ते हैं। ये रहा वेस्ट। अब रेलवे की बात करें, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हैं, तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने सुना होगा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात की जा रही है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इन दोनों को कमीशन कर देना है जून 2022 तक। जून 2022 तक डेडिकेटेड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर को कमीशन कर देना है, मतलब आप समझिए उसको शुरू ही कर देना है। अब इसमें क्या है, नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया 2030 टू क्रिएट अ फ्यूचर रेडी न्यू रेलवे सिस्टम बाय 2030 तक फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बनाने के लिए, कि मतलब 2030 में रेलवे में क्या रिक्वायरमेंट होगी उसको पूरा करने के लक्ष्य के लिए नेशनल रेल प्लान इंडिया के लिए नेशनल रेल प्लान का प्रपोजल लाया गया है। अब हम बात करें वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये जून 2022 तक आपको मैंने बताया कि कमीशन हो जाएंगी। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, बिल्कुल याद रखना है आपको ये बात। 2024 तक का लक्ष्य रखा गया था 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का। इस बार के बजट में कहा गया है दिसंबर 2023 तक जितने भी ब्रॉड गेज रूट हैं
जो बड़ी लाइन जिसको ब्रॉड गेज जिसको कहते हैं, ब्रॉड गेज रूट जितने भी हैं भारतीय रेलवे के 2023 तक 100% इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगे। दिसंबर 2023 तक पूरी तरह से विद्युतीकरण हो जाएगा भारत के सभी रेलवे का जो ब्रॉड गेज में है। नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट है पैसेंजर कन्वीनियंस एंड सेफ्टी। लोगों की सुविधा के लिए, यात्रियों की सुविधा के लिए, सुरक्षा के लिए क्या चीजें की गई हैं, तो यहां पे लिखा है एस्थेटिकली डिजाइंड विस्टा होम एलएचबी कोच ऑन टूरिस्ट रूट्स फॉर बेटर ट्रेवल। एलएचबी कोच बनाया जाएगा ताकि अच्छे से लोग यात्रा कर सकें। इसके साथ साथ इंडिजीनियसली डेवलप्ड यानी खुद से डेवलप किया गया, घर में डेवलप किया गया, अपने देश में डेवलप किया गया ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का यूज किया जाएगा। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम क्या करेगा कि जैसे ह्यूमन एरर के कारण यानी ड्राइवर की गलती के कारण या जो सिग्नल देता है सिग्नल प्रोवाइडर जो है उसकी गलती के कारण, जो टेक्नीशियन होते हैं सिग्नल प्रोवाइड करने वाले, इन लोगों की गलती यानी ह्यूमन गलती, ह्यूमन एरर इसको कहते हैं, इसके कारण जो दो ट्रेनें आपस में लड़ जाती हैं, ट्रेनों का कोलिजन हो जाता है, इसको रोकने के लिए ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम पे काम किया जाएगा और ये डेवलप किया जाएगा इंडिया में। ठीक, ये हो गया, कुछ बातें हो गई जो कि हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इंडियन रेलवे को कितना पैसा प्रोवाइड किया गया है, तो रिकॉर्ड यहां पे आप देख सकते हैं कितना पैसा है, 1,10,55 करोड़ रुपए इंडियन रेलवे को प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें 1,07,100 जो होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, इसमें बताया जाएगा कि बजट एस्टिमेट क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू का क्या होता है। बस आप इतना समझिएगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो चीज, जिस पैसे को कैपिटल पर इन्वेस्ट किया गया है किसी, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। डिटेल में मैं इसका एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें कि हम बजट के टर्मिनोलॉजी के बारे में समझेंगे। कोशिश रहेगी कि कल तक ये वीडियो आपको मिल जाए या परसों तक मिल जाए, जिसमें हम बजट की सारी टर्मिनोलॉजीज को भी एक बार समझ लेंगे। अब इसमें कहाँ थे हम, हाँ यहाँ थे। पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट के लिए 18,000 करोड़ नई स्कीम लाई जाएगी। इसके अलावा पीपीपी मोड पर प्राइवेट प्लेयर्स को मिला के फाइनांस एक्वायर ऑपरेट एंड मेंटेन लगभग 20,000 बसों को पीपीपी मॉडल पे चलाया जाएगा। इसके साथ साथ मेट्रो लाइट और मेट्रो न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है। ये जो डेवलप होगा, ये जितने भी 2 टियर सिटीज़ हैं उनके लिए इनको किया जाएगा, ये थोड़े कम कॉस्ट में आ जाएंगे, इसलिए इनको मेट्रो न्यू टेक्नोलॉजी और मेट्रो लाइट को किया जाएगा। सेम एक्सपीरियंस, कन्वीनियंस एंड सेफ्टी, वैसा ही आपको कन्वीनियंस और सेफ्टी यहाँ भी मिलेगा। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, कितने मिनट का वीडियो हो गया, 16 मिनट तो अभी हो गए, 30-35 मिनट से ऊपर का वीडियो जाएगा। तो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन 2021-22 को लॉन्च किया जाएगा, जो कि हाइड्रोजन जनरेटिंग हाइड्रोजन फ्रॉम ग्रीन पावर सोर्सेस, ये हाइड्रोजन को जनरेट करेगा ग्रीन पावर सोर्सेस से। ये भी एक आप कह सकते हैं कि एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए और पॉल्यूशन को कम करने के लिए एक अच्छा आइडिया है। एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, अल्टरनेटिव कंज्यूमर टू चूज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, आप किस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से लेना चाहते हैं पावर वगैरह, इसके लिए यहाँ पे आप पूरे स्पीक्स को एक बार देख लीजिएगा। मैं और बताता हूँ, पिछले 6 साल में 139 गीगावाट की कैपेसिटी इंस्टॉल की गई है टोटल 1.41 लाख सर्किट किलोमीटर में, और ट्रांसमिशन लाइन जो ऐड किया गया है इनको कनेक्ट करने के लिए वो एडिशनल 2.8 करोड़ घर वालों को, 2.8 करोड़ परिवारों को ये एडिशनल पाइपलाइन, ये जो एडिशनल कनेक्शन है वो मिला है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नवंबर 2020 में 3 री इन्वेस्ट सम्मेलन में घोषणा के अनुसार व्यापक राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन शुरू किया जाएगा। अभी हमने बताया इसमें हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न किया जाएगा, तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया। पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज के बारे में देख लेते हैं। देखिए, एक स्कीम लाई गई है जो सब्सिडी प्रोवाइड करेगी इंडियन शिप कंपनीज को, जो शिप कंपनीज हैं इनको सब्सिडी प्रोवाइड करने के लिए है। ये टेंडर जो है वो किसके द्वारा आएगा, तो मिनिस्ट्रीज जो होंगी इससे एसोसिएटेड, और सीपीएससी जो है जो इस पूरे प्रोग्राम को देखती है उसके द्वारा ये लाया जाएगा। इसमें क्या करना जाएगा, तो ये देखिए, प्रमोट फ्लैगिंग ऑफ मर्चेंट शिप्स इन इंडिया। दूसरा है 1624 करोड़ रुपए 5 साल के अंदर इसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे, इससे रोजगार वगैरह बढ़ेगा शिपिंग इंडस्ट्रीज में, वाटरवेज की इंडस्ट्री में। अब शिप्स की रिसाइकलिंग की बात करें कि शिप्स जो है उनको रिसाइकल करना पड़ेगा, तो इसके लिए रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट 2019 है, इसको इनैक्ट किया है भारत सरकार ने, और एंड एसीडेड टू द हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन, और हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन को भी भारत इसमें मानता है। हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन क्या है, इसके बारे में आप कमेंट करके नीचे बताएंगे, आप पढ़िए इसके बारे में और जरूर बताइएगा कमेंट करके। एफर्ट्स विल बी मेड टू ब्रिंग मोर शिप्स टू इंडिया फ्रॉम यूरोप और जापान। यूरोप और जापान से अधिक शिप भारत में आए, इसके लिए तैयारी की जाएगी, इसके लिए मेहनत करी जाएगी।
की भारत सरकार के द्वारा। 4.5 मिलियन लाइट डिस्प्लेसमेंट टन एलडीटी जो है इसको डबल किया जाएगा 2024 तक। रिसाइकलिंग कैपेसिटी जो है ना इसको डबल किया जाएगा। एडिशनल 1.5 लाख जॉब इस पूरी इंडस्ट्री से, शिपिंग और वाटरवेज इंडस्ट्री से एडिशनल यानी कि और 1.5 लाख नौकरियां मिलने की संभावना बताई गई है सरकार के द्वारा। 7 पोर्ट प्रोजेक्ट्स वर्थ मोर देन 2000 करोड़। अब यहां पे वही है कि फिर से पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पे फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 2000 करोड़ रुपए दिया जाएगा, जो कि 7 पोर्ट्स का निर्माण करेगी। वही पीपीपी मोड डिसइन्वेस्टमेंट भी काफ़ी सारा किया गया है, आप लोगों को पता होगा इसके बारे में, आपने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा होगा। उज्ज्वला योजना से 8 करोड़ परिवार लाभान्वित हुए हैं और 1 करोड़ लाभार्थियों को और कवर किया जाएगा, ये बताया था उसने फिनांस मिनिस्टर ने हमारे। 100 और शहरों को जोड़ दिया जाएगा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से अगले 3 साल में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसको देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ अभी आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा हम आपको अभी जो बजट एट ए ग्लांस बताने वाले हैं वो जरूर देखिएगा, इसी में कवर करने वाले हैं आगे, ठीक है। इसके बारे में आप यहां पे ये देखिए, मिनिमम लोन साइज एलिजिबल फॉर डेब्ट रिकवरी अंडर साराफेसी एक्ट। जो साराफेसी एक्ट है 2002 का, इसको रिड्यूस कर दिया गया है। इसमें जो मिनिमम डेब्ट रिकवरी था 50 लाख से इसको रिड्यूस करके 20 लाख कर दिया गया है। एनबीएफसीज के लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो होते हैं कॉर्पोरेशंस, उनके लिए इतना कर दिया गया है। और मिनिमम एसेट साइज जो होगा वो आपका 100 करोड़ रुपए होना चाहिए इस बजट के अनुसार। अब हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में माइक्रो इरिगेशन फंड जो है उसको डबल करके 5000 करोड़ किया जाएगा। ये भी आपको पता होगा कि पेट्रोल के ऊपर जो सेस है वो कुछ उसका हिस्सा एग्रीकल्चर के लिए लिया जाएगा, अभी डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पे पेमेंट के बारे में एक डेटा दिया गया है कि कब कितना पेमेंट किया गया था। जैसे गेहूं की बात करें तो 33,874 करोड़ रुपए गेहूं के लिए पेमेंट किया गया था किसानों को 2013-14 में। 2019-22 में ये डबल हो गया था लगभग, और ये हो गया था 62 करोड़ के आसपास। और फिर से 2020-21 में ये 75,060 करोड़ रुपए हो गया। तो खैर ये तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल कैपिटल की बात करें तो सिंगल सिक्योरिटीज मार्केट कोड जो है इसमें क्या है, तो सेबी एक्ट जो है 1992 का, डिपोजिटरीज एक्ट है 1996 का, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट है 1956 और गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट 2007। ये सारे जो है वो सिंगल सिक्योरिटी मार्केट कोड के तहत आएंगे। और डेवलपमेंट ऑफ अ वर्ल्ड क्लास फाइन टेक हब फॉर GIFT IFSC, ये अभी क्या क्या चीज़ें जो हुई हैं इसमें, वेयर हाउसिंग वगैरह को जो उस पर दिया गया, डिसइन्वेस्टमेंट जो किया गया है वेयर हाउसिंग इंडस्ट्रीज की, उसके बारे में भी अभी हम बात करने वाले हैं। डिसइन्वेस्टमेंट तो खैर बहुत हुआ है। इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो पहला ये देखिए यहाँ पे है, द फर्स्ट अनमैन्ड लॉन्च इन इज स्टेटेड फॉर दिसंबर 2021। ये अंतरिक्ष से संबंधित जो चीज़ें हैं उसके बारे में है, बताया भी था फाइनेंस मिनिस्टर ने, शुरुआत ही किया था कि ये गगनयान इस साल जाने वाला है। ये कौन सा वर्ष है, 2021 जो वर्ष है वो गगनयान का वर्ष है, और क्या क्या वर्ष है इसके बारे में उन्होंने बात की थी। अ पार्ट ऑफ गगनयान मिशन एक्टिविटीज 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स आर बीइंग ट्रेंड। अब 4 भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जो कि वो कैसे जाएंगे वहाँ पे, और इनकी ट्रेनिंग कहाँ हो रही है, तो जेनरिक स्पेस फ्लाइट एस्पेक्ट्स में रसिया में इनकी ट्रेनिंग हो रही है। रसिया में इनकी ट्रेनिंग हो रही है। ये 4 भारत के हैं, रूस में ट्रेनिंग ले रहे हैं। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा, जो कि 50,000 करोड़ से उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा। पूरा देश में जो रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं उसको बढ़ावा देने के लिए। एजुकेशन पॉलिसी में भी रिसर्च के बारे में बात की गई थी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी नई वाली। डीप ओशन मिशन लॉन्च किया जाएगा 4,000 करोड़ रुपए के खर्चे से। इसके साथ साथ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL एक PSU होगा, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस टू लॉन्च, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर एक PSU होगा, पब्लिक सेक्टर यूनिट होगी, ये लॉन्च करेगी PSLV CS51। जो क्या करेगा भाई, तो अमेजोनिया सैटेलाइट जो है ब्राज़ील का, इसको अपने साथ लेकर जाएगा। इसके साथ साथ भारत की भी कुछ सैटेलाइट्स को ये लेकर जाएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स में सिर्फ सीनियर सिटीजन्स को रिलीफ मिला है, वो भी 75 साल के एज के जो लोग हैं उनको मिला है। क्या मिला है, तो देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे 75 साल से अधिक एज के लोग, लेकिन याद रखिएगा एक शर्त है कि सिर्फ तब नहीं फाइल करेंगे जब उनको पेंशन मिलता होगा। यानी पेंशन पर लगने वाला टैक्स जो था, इनकम टैक्स, जो उन लोगों से लिया जाता था जो 75 साल से अधिक एज के पेंशनर हैं, उनसे ITR फाइल नहीं करवाया जाएगा। लेकिन 75 साल की एज के आप हैं और कोई बिजनेस है आपका, तो आपसे ITR लिया जाएगा। ये आपको याद रखना है।
किसी भी तरह की इनकम टैक्स के स्लैब में कोई छूट नहीं दी गई है, ये भी याद रखना है आपको। रिटर्न फिल्टर जो है वो ड्रामेटिक इंक्रीज हुआ है, 6.48 करोड़ से 2020 में 6.48 करोड़ हो गया है, जबकि ये 3.31 करोड़ था 2014 में। नेशनल फेसलेस इनकम टैक्स अपीलिएट ट्राइब्यूनल सेंटर की स्थापना करने की बात कही गई है, और रिडक्शन किया गया है टाइम लिमिट में। रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट जो था वो पहले 6 साल तक का टाइम लिमिट था, अब 3 साल उसको कर दिया गया है। ठीक है, अब हम डिसइन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक सेल की बात कर लें जरा। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है विनिवेश। एक होता है निवेश मतलब पैसा लगाना, एक होता है विनिवेश माने पैसा निकाल लेना। जैसे कि एलआईसी की बात करें तो एलआईसी में सरकार ने कहा कि अब यहाँ पर जो आम आदमी है, जो पब्लिक है, प्राइवेट इंडिविजुअल है या कारपोरेट्स हैं, वो इसमें से शेयर खरीद सकते हैं। शेयर आप तभी खरीदिएगा जबकि कोई शेयर बेच रहा होगा। शेयर बेचेगा कौन? तो सरकार अपना शेयर बेच देगी और लोगों को, कारपोरेट्स को बेच देगी, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बेच देगी, कंपनियों को बेच देगी। तो इसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो इसको अब हम देखते हैं क्या क्या है। तो कुल मिलाकर एस्टिमेटेड रिसीट जो है, रिसीट माने कितना पैसा सरकार के पास आएगा, 1,75,000 करोड़ रुपए डिसइन्वेस्टमेंट से सरकार के पास आएगा। पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ जाता है, ये अभी हम डायग्राम के माध्यम से देखेंगे, ग्राफ के माध्यम से भी समझेंगे इस पूरे वीडियो में। ये वीडियो आपका अब मुझे लगता है, मैंने कहा था कि 30 मिनट का होगा, अब मुझे लगता है ये वीडियो 45 मिनट से ऊपर का हो जाएगा। 1,75,000 करोड़ रुपए एस्टीमेट किया गया है बजट में कि इतना रिसीट डिसइन्वेस्टमेंट से इतना पैसा मिलेगा। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट किसका किसका हो रहा है? तो सबसे पहले बीपीएलसी का हो रहा है, एयर इंडिया का हो रहा है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का हो रहा है, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का हो रहा है, आईडीबीआई बैंक का हो रहा है, बीईएमएल का हो रहा है, पवन हंस का हो रहा है, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड आदि आदि आदि। इन सब का डिसइन्वेस्टमेंट 2021-22 तक किया जाएगा। आईपीओ ऑफ एलआईसी इन 2021-22 बहुत चर्चा में था। नई पॉलिसी आएगी स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की, जो कि अप्रूव हो गई है, ये अप्रूव हो गई है। नीति आयोग सीपीएसई से बात करके स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की लिस्ट पर बात कर रहा है, चर्चा कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, इंसेंटिवाइजिंग स्टेट फॉर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ देयर पब्लिक सेक्टर कंपनीज यूजिंग सेंट्रल फंड, से केंद्र सरकार के फंड का यूज करके राज्य में जो सीपीएसईज हैं उनका डिसइन्वेस्टमेंट, नीति आयोग इस पर भी काम करेगा। अब हम बात करें स्पेशल पर्पज व्हीकल इन द फॉर्म ऑफ कंपनी टू मोनेटाइज। ये सब क्यों हो रहा है आप ऐसे समझिएगा कि सरकार के पास, सरकार को चाहिए पैसा, पैसा आएगा जब वो शेयर बेचेगी, तो वो शेयर बेच के ये पैसा ला रहे हैं। हालांकि ये लॉन्ग टर्म के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है और फिलहाल के लिए फ़ायदा भी। तो ये डिपेंड करता है कि किस परिप्रेक्ष्य में हम इस बात को समझ रहे हैं या देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, जो कि अभी इसी वीडियो में मैं अटैच कर रहा हूं, दोनों को मर्ज कर दे रहा हूं, जिसमें हम बजट एट अ ग्लांस देखने वाले हैं कि क्या है बजट के बारे में। बात करते हैं पूरे बजट का सार क्या है, ये हम देखते हैं इस वीडियो में। इसी वीडियो का ये जो मैं दोनों वीडियो को एक में अटैच कर दिया है, मैं बार बार बोल चुका हूं ये। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, कि मैं इसमें कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप वो पीडीएफ जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार। इसमें क्या क्या है, बजट सार में बजट की संपूर्ण बातों को इस ढंग से दर्शाया गया होता है कि इन्हें आसानी से समझा जा सके। इस दस्तावेज में भारत सरकार के राजकोषीय घाटे, राजस्व घाटे, प्रभावी राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा के साथ साथ इसकी प्राप्तियों और खर्च को भी दर्शाया गया होता है। पैसा कहाँ से आया, पैसा कहाँ गया, कितना घाटा सरकार को हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, वो सब का सब इसमें डिस्कस किया गया है। अब हम बात करते हैं कि ये तो आप पढ़ लीजिएगा, हम पिक्चर्स के माध्यम से बात करते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल रेवेन्यू रिसीट कितना हुआ, रेवेन्यू यानी कि राजस्व से कितना प्राप्ति हुआ है भारत सरकार को, ये दो तरीके से आप देखते हैं। एक होता है एक्चुअल, एक्चुअल का मतलब होता है कि टोटल कितना पैसा आपको मिला, एक्चुअल मतलब रियलिटी में कितना पैसा मिला। दूसरा होता है बजट अनुमान, जिसको कहते हैं बजट एस्टीमेट। बजट में साल भर के आगे की योजनाओं के बारे में चर्चा होती है, माने 2021 से 2022 के बीच में क्या क्या योजनाएं आएंगी, उन पर कितना पैसा खर्चा किया जाएगा, ये सारा बजट अनुमान में बताया जाता है। लेकिन बीच में योजना चल रही है, अचानक से आपको लगा कि जिस योजना के लिए आपने 5,000 करोड़ रुपए दिया था वो सफिशिएंट नहीं है, आपका 6,000 करोड़ लग गया,
तो उसको कहते हैं संशोधित अनुमान। बीच में आप अनुमान को संशोधित कर देंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं 5,000 करोड़ वाला जो काम था वो अब 5,000 में नहीं बल्कि 6,000 में होगा, तो 6,000 करोड़ उस पर खर्चा होगा। ये आपने संशोधित अनुमान लगाया। मान लीजिए वो काम करते करते 6,000 करोड़ में काम पूरा नहीं हो पाया, आपका 7,000 करोड़ रुपया लग गया, तो उसको कहते हैं कि एक्चुअल वास्तविक खर्चा 7,000 करोड़। बजट में अनुमान था 5,000 करोड़ का, कुछ समय बाद अनुमान लगाया गया संशोधन करके कि नहीं 6,000 करोड़ जाएगा, एक्चुअल में खर्चा हो गया 7,000 करोड़। इसको कहते हैं वास्तविक खर्चा। ठीक है, समझ गए होंगे आप इस बात को। तो देखिए अब हम बात करें 2020-21 की, नहीं 2021-22 की। तो 2021-22 में कुल राजस्व प्राप्ति जो है वो ऐसा माना गया है, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि वो कितना पैसा होगा। आपको यहां पे नीले रंग से ये वाला जो डेटा दिख रहा है ये आपको याद रखना है। कितना है भाई? तो 17,88,424 करोड़ रुपए का अनुमान है रेवेन्यू रिसीप्ट से। टैक्स रेवेन्यू नेट टू सेंटर, सेंटर को कितना पैसा इसमें से मिलने का अनुमान है? तो 15,45,396 करोड़ रुपए। नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना होगा इसमें से? तो वो होगा 2,43,028 करोड़ है। ये सब करोड़ में है। ठीक, अब हम बात करें कैपिटल रिसीट क्या है। तो कैपिटल रिसीट कितना आया है? ये तो रेवेन्यू आ गया ना। रेवेन्यू का मतलब होता है राजस्व से कितनी प्राप्ति हुई। कैपिटल का मतलब है जो आपने कहीं इन्वेस्ट किया था, जो आपने कैपिटल पर इन्वेस्ट किया था, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर, वहां से जो पैसा आ रहा है उसको हम कहते हैं पूंजी पर। आपने पूंजी लगाई, सरकार ने कहीं पे पूंजी अपनी लगाई है, उस पूंजी से कितना पैसा सरकार को मिल रहा है, इसको हम कहते हैं पूंजी प्राप्तियां, जिसको कैपिटल रिसीट कहते हैं। अब कैपिटल रिसीट में तीन चीजें आती हैं। एक आती है रिकवरी ऑफ लोन, सरकार ने किसी को लोन दिया, वो लोन वापस लेगी। दूसरा कुछ अदर रिसीट्स होती हैं, और तीसरी है बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, उधार और अन्य देयताएं। ठीक, इसमें से टोटल की बात हम कर लें, कैपिटल रिसीट कितना है सरकार के पास, तो 16,94,812 करोड़ रुपए का बजट 2020-21 में अनुमान लगाया गया है। अनुमान जरूरी नहीं है कि सही होगा, यह बजट एस्टिमेट है। फिर आएगा रिवाइज्ड एस्टिमेट, फिर उसके बाद से आएगा एक्चुअल एस्टिमेट, कितना खर्चा, कितना पैसा वास्तव में आया है। ऐसा तो माना जा रहा है ना कितना आएगा, मगर वास्तव में कितना आएगा यह देखने वाली बात है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुल प्राप्तियां, टोटल रिसीट कितना है? 1+4, यानी 1+4 का मतलब यहां समझिएगा आप, राजस्व और पूंजी, रिवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट दोनों को जोड़ लिया जाए तो सरकार के पास 2020-21 में कितना पैसा आएगा। तो इसका अनुमान जो है वो आपको बताया गया है कि 34,83,236 इतना करोड़ रुपए आपका आएगा। ठीक, उसके बाद से कुल व्यय कितना होगा? कुल व्यय कितना होगा भारत सरकार का? टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा? तो टोटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि रेवेन्यू अकाउंट से कितना, माने राजस्व से कितना खर्चा हुआ, ब्याज भुगतान में कितना खर्चा हुआ, उसके बाद से कितना एड ग्रांट किया गया पूंजियों के लिए, और कैपिटल अकाउंट से कितना खर्चा किया गया। तो रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, इन दोनों से जो खर्चा किया गया है, इन दोनों का टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है, वो है 34,83,236 करोड़ रुपए। आप ऐसे याद करिएगा, लाख करोड़ में याद करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। बात करें राजस्व घाटा कितने का हुआ। राजस्व घाटा माने रेवेन्यू डेफिसिट। इसका मतलब क्या होता है आप ऐसे समझिएगा, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है कि इतना पैसा, इधर से पैसा आ रहा है सरकार के पास, इधर से पैसा जा रहा है सरकार के पास से, सरकार खर्चा कर रही है। मान लो कि 100 रुपए आया सरकार के पास और सरकार ने 105 का खर्चा कर दिया, तो हम कहेंगे कि राजस्व से 100 रुपया आया, राजस्व में खर्चा किया सरकार ने 105, माने 5 रुपए का राजस्व घाटा सरकार को हो गया। तो राजस्व घाटा कितने का हुआ है वो डेटा आपको दिया है 114,0576 करोड़ रुपए। उसके बाद अब हम बात करें कि राजकोषीय घाटा कितना हुआ। राजकोषीय घाटा का मतलब है राजस्व घाटा को भी जोड़ दो और पूंजी वाले घाटा को भी जोड़ दो, दोनों को जोड़ो, उसको फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। और फिजिकल डेफिसिट जो आया है वो है 1506812 करोड़ रुपए। प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट कितना आया है, तो वो आया है 397,111 करोड़ रुपए। ये सब के सब डाटा करोड़ रुपए में है, और सब का सब डाटा बजट एस्टीमेट 2020-21 का मैंने बताया, जितना एस्टीमेट किया गया है। अब हम बात कर लें रुपया कहाँ से आता है, रुपया कहाँ को जाता है। तो देखिए, 1 रुपया अगर सरकार के पास आ रहा है तो उसमें से सबसे अधिक रुपया जो 20 पैसा है वो आपको यहां पे दिख रहा होगा। अब ये 20 पैसे वाला रुपया जो है ये किस चीज का है, वो यहां आपको ग्राफ में क्लियरली बता दिया गया है। देखिए ये क्या है, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज 36 पैसे। ये मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूं फिर आपको समझ में आएगा।
ऐसे समझिएगा आप इस बात को। ये कुल बताया गया है, इस डायग्राम के माध्यम से आप अच्छे से समझ सकते हैं। बजट 2020-21 में 20 पैसा, 18 पैसा, 17 पैसा, ये कहाँ कहाँ से आ रहा है, तो वो कलर कौन कौन सा है ये आपको समझना होगा। बारोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, उधार और देयताएं, इससे आ रहा है 20 पैसा सरकार के पास। रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ को जाता है। 18 पैसा कहाँ से, और ये देखिए निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स से हो गया 13 पैसा, कॉर्पोरेट टैक्स से हो गया 13 पैसा। न्यू डेप्ट कैपिटल रिसीट से हो गया 5 पैसा। नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया 6 पैसा, माने 100 पैसा होता है ना 1 रुपया में, तो उसमें आ रहा है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 8 पैसा हो गया, ठीक। आयकर से 14 पैसा हो गया। माल और सेवा कर जीएसटी से 15 पैसा हो गया। सीमा शुल्क से 3 पैसा हो गया। इसमें बताया गया है कि कुल प्राप्तियों में करों और शुल्कों में राजस्व का कितना हिस्सा है, ठीक। अब इसको आप यहां से समझिए एग्जैक्टली, ये रुपया कहां से आता है, आपने समझा कि कहां कहां से पैसा आ रहा है सरकार के पास। अब हम देखते हैं रुपया कहां जाता है, माने सरकार किस जगह पे कितना खर्चा करती है। तो सरकार सबसे अधिक पैसा कहां खर्चा कर रही है, देखिए 16 पैसा खर्चा कर रही है स्टेट शेयर एंड टैक्स ड्यूटी, राज्यों का जो हिस्सा है कर में वो देने में सरकार के पास 16 पैसे का खर्चा आ रहा है। 20 पैसे का खर्चा आ रहा है इंटरेस्ट देने में, तो सबसे अधिक खर्चा तो इंटरेस्ट में ही आ रहा है। 20 पैसा तो ये इंटरेस्ट में दे रही है 100 पैसे का। 10 पैसा ये अदर एक्सपेंडिचर में पेंशन में दे रही है 5 पैसा। सेंट्रल के जो मतलब केंद्र के द्वारा जो प्रायोजित स्कीम्स हैं उसमें 9 पैसे का खर्चा आ रहा है। सेंट्रल स्कीम में 13 पैसे का खर्चा आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 100 पैसा, 1 रुपया में कितना हिस्सा कहाँ खर्चा हो रहा है ये मैं आपको बता रहा हूं। डिफेंस पे खर्चा हो रहा है 8 पैसे का। आर्थिक सहायता सब्सिडी जो दी जा रही है वो 9 पैसे खर्चे हो रहे हैं। और जो वित्त आयोग और उसका अंतरण है, जो अदर ट्रांसफर है, उसमें 10 पैसे का खर्चा सरकार कर रही है। तो ये पैसा कहाँ जाता है और कहाँ से आता है आपको समझ में आ गया। अब हम बात कर लें कि डेफिसिट का स्टेटिस्टिक्स क्या है, मैंने कहाँ कहाँ पर घाटा हुआ सरकार को, उसके बारे में एक बार बात कर लें। तो राजकोषीय घाटा जो हुआ है वो 2020-21 के हिसाब से 6.8%, नीचे परसेंट में लिखा है और ऊपर डेटा लिखा हुआ है। राजस्व घाटा कितना है ये मैं बता चुका हूँ आपको, 1140576। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना है ये देख लीजिए। प्राथमिक घाटा देख लीजिए, मैं पूरा ये दे रहा हूँ आपको, पीडीएफ ही दे रहा हूँ आपको। राजकोषीय घाटा वित्त पोषण के स्रोत। अब ये जो फाइनेंस में जो फीसद डेफिसिट होता है, ये सोर्स कौन है जो फाइनेंस करता है, तो कहाँ से ऋण प्राप्तियां कहाँ से होती हैं, डेप्ट रिसिप्ट। तो इसमें सबसे पहला है बाजार उधार, सरकारी प्रतिभूति और राजकोषीय हुंडी। जो कोलेटरल्स होते हैं, जो उसमें जी सेक और टी बिल्स होते हैं मार्केट बोरोइंग के अंतर्गत, इसमें से अनुमान लगाया गया है 967708 करोड़ का। ये 2021-22 के बजट का अनुमान है। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। घाटे की प्रवृत्तियां, यहां पे आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा। इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि घाटा कैसा, कब कितना घाटा हो रहा है। जैसे कि हम अगर फीसद डेफिसिट की बात करें तो फीसद डेफिसिट कितना हो रहा है आपका, तो यहां देखिएगा ये सबसे ऊपर वाला है, ये फीसद डेफिसिट का ग्राफ है। ये जो ऐसे ऐसे ग्राफ आ रहा है ना, ये फीसद डेफिसिट सबसे ऊपर वाला। इसमें आपको हर साल का देखने को मिलेगा। 2009-10 में 6.6% का घाटा हुआ, उसके बाद 10-11 में 4.9 हुआ। ये सब देखिए कम होता हुआ आया था, और अचानक से आप देखेंगे 2019-20 का आप ट्रेंड देखिए, यहां पे ग्राफ देखिए आप 2019-20 का 9.5% का फीसद डेफिसिट। सबसे अधिक डेफिसिट कहां पे हुआ है, तो 2020-21 का जो रिवाइज्ड बजट बनाया गया उसमें हुआ। क्यों रिवाइज किया गया, आप ऐसे समझिए, रिवाइज एस्टीमेट में क्यों बढ़ गया ये, इसलिए बढ़ा क्योंकि अचानक से सरकार के पास खर्चा ज्यादा आ गया, सारा कामकाज ठप हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उद्योग सारे बंद हो गए, और अचानक से सरकार के पास खर्चा ज़्यादा आ गया। क्योंकि सरकार को जनधन वो खाते में पैसे भी डालने हैं किसानों के, उसके साथ साथ कुछ 500-500 रुपए दिया था अलग से, वो अलग था। उसके बाद से जो गरीब कल्याण योजना में अन्न वगैरह दिया, उसमें खर्चा आया सरकार का। इसके बाद से उद्योग सारे बंद थे, और आत्मनिर्भर भारत 20 लाख करोड़ का पैकेज लॉन्च कर दिया। अब ये जो पैसा खर्चा हुआ, ये पैसा खर्चा ज्यादा हो गया, आया कम, आएगा कम, खर्चा ज्यादा होगा, तो कोष में होगा घाटा, जिसको कहते हैं राजकोषीय घाटा या फीसद डेफिसिट। तो सबसे अधिक रिकॉर्ड 9.5% का घाटा हुआ है भारत सरकार को। और सिर्फ फीसद डेफिसिट की आप बात मत करिएगा, आप देखिए रेवेन्यू डेफिसिट में भी हुआ है घाटा। 7.5% का घाटा हो गया, 6.3% का घाटा। ये जितना ऊपर जाएगा ना उतना घाटा बढ़ेगा, आप ऐसे समझिएगा इस ग्राफ में, जितना नीचे है उतना अच्छा है। ठीक है, ये आप ग्राफ देख लीजिएगा, कहां कहां से कितना पैसा मिला ये आप एक बार देख लीजिएगा। निगम कर से सबसे अधिक पैसा मिलता है, तो वो मिला ही है। आय पर कर मिला है, निगम कर पे मिला है, देख लीजिएगा किससे कितना कितना मिला है आपको मतलब सरकार को।
ये ट्रेंड है, इसको कोई खास देखने की जरूरत नहीं है। एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने कहाँ कहाँ पर खर्चा किया है, ये आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं, ग्राफ से नहीं टेबल से समझ सकते हैं। ये आपका सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, आप यहां से समझ सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये याद करने का जरूरत नहीं है आपको कि पेंशन पे कितना पैसे का अनुमान लगाया गया, खर्च का, सब्सिडी पे कितना लगाया गया। एक दो चीजों पर याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार, याद तो किसी को रहेगा नहीं ये। कंपोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर, अब कितना कितना कहाँ कहाँ पे खर्चा हो रहा है सरकार का, तो सबसे बड़ा आप देख लीजिए, इंटरेस्ट रेट पेमेंट करने में सबसे अधिक खर्चा हो रहा है, सब्सिडी में खर्चा हो रहा है, डिफेंस में खर्चा हो रहा है, स्टेट को देने में खर्चा हो रहा है। तो ये एक बार आपको देख लेना है। ठीक, ये पीडीएफ तो मैं दे दूंगा, सरकारी पीडीएफ है। बजट की रूपरेखा, बजट का साइज कितना है, 34.83 है। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा पूरा का पूरा, ये है आपका बजट। इसमें स्कीम पर कितना परसेंटेज खर्चा किया गया, इस्टेब्लिशमेंट ट्रांसफर्स, इस्टेब्लिशमेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर पे कितना खर्चा किया गया, कैपिटल रिसीट कितना आया, नेट टैक्स कितना आया, ग्रॉस रेवेन्यू। अब देखिए यहाँ पे जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है ये वाला, ये 22.17 है। इसमें कहाँ कहाँ से आया, तो जीएसटी से इसमें सबसे अधिक आया 6.3%, उसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स से आया 5.4%। तो ये एक बार आप देख लीजिएगा, इसको कुछ खास ध्यान नहीं देना है। ये जो योजनाएं हैं उस पर कितना कितना पैसा खर्चा करना है उसका एस्टीमेट है। हर एक योजना पे, नरेगा पे कितना खर्चा होगा, उसके बाद अनुसूचित जनजाति के विकास पे कितना खर्चा होगा, जल जीवन मिशन पे कितना खर्चा होगा, ये पूरा डिटेल में दिया हुआ है। मेजर स्कीम्स के बारे में नहीं देखना है आपको, याद नहीं करना है इसको, आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना है। बाकी जितना मैंने बता दिया इतना बहुत है आपके लिए। इसको एक बार वीडियो को देखिए, 2 बार देखिए, पीडीएफ को जरूर पढ़िएगा। जो मैं पहला वाला वीडियो पीडीएफ दूंगा वो भी पढ़ना है, और ये पीडीएफ मैं 2-3 पीडीएफ आपको दूंगा, तीनों पीडीएफ आपको एक बार बस पढ़ लेना है। हिंदी अंग्रेजी दोनों में पीडीएफ है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ये वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे जरूर जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।